हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स देखे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1830 टू 1848 जो था पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा था, लेकिन जो प्रोडक्शन का काम था प्रोडक्शन वो साथ साथ इंक्रीज नहीं हो रहा था, जिसके कारण पूरा जो फ्रांस था, फ्रांस में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ रहे थे वहाँ के लोगों को। फिर हमने देखा कि 1830 में लुई फिलिप को क्या कर दिया गया था, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया था। तो जब ये हंगर हार्डशिप की सिचुएशन आई तो लोगों ने इसका सारा दोष किसको दिया? लोगों ने इसका सारा दोष जो था वो लुई फिलिप को दिया। और ये भी वहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशन शुरू हुए, जैसे कि हम एक केस स्टडी हमारे बुक में दिया है, द स्टोरी ऑफ वेवर्स इन सिलेसिया। तो सिलेसिया क्या था? सिलेसिया एक प्लेस था और वहाँ के जो वेवर्स थे उन्होंने क्या किया था, मर्चेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि जो मर्चेंट्स होते थे वो इन वेवर से काम लिया करते थे और मजदूरी बहुत ही कम दिया करते थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जो वेवर्स थे उन्होंने मर्चेंट्स के घरों पे हमला कर दिया। जो भी मर्चेंट थे उनके घरों पे हमला करके और जो भी कीमती सामान थे उन्हें वो क्या करने लगे, वो लूटने लगे। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई पूरे फ्रांस में, तो लुई फिलिप जो 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च थे उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको भी डर था कि जिस प्रकार फ्रांस में लोगों ने क्या किया था, राजा के ऊपर अटैक कर दिया था, फिर से दोबारा हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। इसलिए लुई फिलिप ने क्या कर दिया, लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया। अब ये जो गवर्नमेंट की पावर थी वो सीधे किसके पास चली गई, सीधे नेशनल असेंबली के पास चली गई। फिर वहाँ पे नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया और नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक अनाउंस किया और सभी लोगों को सफरेज मीन्स राइट टू वोट, वहाँ के जो भी मेल थे सभी मेल्स को वहाँ राइट टू वोट दिया गया। फिर हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स की। 1848 में जो रिवोल्यूशंस हुआ लिबरल्स का उसके बारे में हम जानेंगे। रिवोल्यूशन पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर्स, कह रहे कि पुअर्स के भी रिवोल्ट चल रहे थे और साथ साथ जो थे लिबरल्स के भी रिवोल्ट चल रहे थे। The liberal revolt was led by men and women all classes, महिला पुरुष सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड दे डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन विथ नेशनल यूनिफिकेशन, वो चाहते थे क्या कि हमारे जो जर्मनी है वो यूनिफाई हो, क्योंकि जर्मनी जो था वो पहले अलग अलग जर्मनी स्पीकिंग लोग थे, या जर्मनी जो था वो अलग अलग किंगडम्स के द्वारा रूल की जाती थी। तो वहाँ के लोगों ने, लिबरल पीपल्स ने डिमांड करी क्या कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। तो हम यही पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ जर्मनी। कह रहे कि मिडिल क्लास ग्रुप के जो भी पीपल्स थे सभी लोग क्या हुए, वो गैदर्ड हुए। कहाँ? एट फ्रैंकफर्ट। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट क्या था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड एट द सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च में वहाँ पे एक बैठक बुलाई गई, सभी जो लिबरल्स थे सभी लिबरल्स की बैठक जो था फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया, ठीक है। और वहाँ पे जो फ्रेडरिक विलियम्स फोर थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक है। इन 1831 द मेंबर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो लिबरल्स पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपने लिए खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को क्या किया गया, लेकिन जो राजा थे उस समय फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो जर्मनी के राजा थे, जो प्रूसिया के राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कहा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। रीजन क्या था कि जो लिबरल्स पीपल के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसे प्रूसिया के किंग विलियम फोर्थ ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मेन रीज़न ये था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया था कि जो मोनार्ची थी, जो राजा था, उसके पावर को डिटेक्ट किया जा रहा था, उसके पावर को कम किया जाता था। तो इस प्रकार से जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने बोला कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, तो जो लिबरल्स थे उनके जो ये रिवोल्ट थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। फिर हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक। कैन आर्मी बी आर्किटेक्ट ए नेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आर्मी किसी नेशन को आर्किटेक्ट
कर सकती है। चलिए हम इसी को आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेयर ऑफ्टन मोबिलाइज द कंजर्वेटिव्स जर्मनी एंड इटली। कह रहे कि जर्मनी और इटली में जो थे कंजर्वेटिव, उन्हें भी क्या होने लगा, नेशनलिज्म की आइडिया जो थी वो इंस्पायर करने लगी। कंजर्वेटिव भी अब ये कहने लगे कि हाँ सभी लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए, सभी लोग को राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यूनिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या था, फेलर ऑफ 1848 रिवोल्यूशन। 1848 का रिवोल्यूशन जो था वो फेल हो चुका था, इसलिए ये ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो भी क्या करें, वो भी लिबरल्स को सपोर्ट करे। फ्रॉम द प्रूसिया टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेशनल यूनिफिकेशन। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, प्रूसिया ने। किसने ली, प्रूसिया। जो प्रूसिया थी, प्रूसिया के जो किंग थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। उसमें प्रूसिया किंग कौन थे, कैसर विलियम फर्स्ट। और ये कौन थे, एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। तो कैसर विलियम फर्स्ट ने कहा कि चलो हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, एक नए जर्मनी का निर्माण करेंगे। चीफ मिनिस्टर ओटोमान बिस्मार्क, प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर थे ओटोमान बिस्मार्क, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, प्रूसिया के लोगों ने और ब्यूरोक्रेसी ने भी इनको सपोर्ट किया। और सभी लोगों ने मिलकर 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स, कह रहे 7 सालों तक, क्योंकि जो जर्मनी था उसके कुछ पार्ट पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, डेनमार्क का कंट्रोल था और फ्रांस का कंट्रोल था। तो इस प्रकार से कैसर विलियम फर्स्ट जो कि प्रूसिया के राजा थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि चलो हम क्या करेंगे, हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। और उन्होंने अपने मिनिस्टर से बोला क्या करो कि आप युद्ध करो, उनके साथ युद्ध करो। तो यही बता रहे हैं कि 3 वार्स ओवर 7 ईयर, 7 सालों में लगभग 3 युद्ध लगातार लड़े गए। इन जनवरी 1871 आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन कैसर विलियम वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। कह रहे कि लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयों के बाद जनवरी 1871 में जर्मनी यूनिफाई हो गया और कैसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्परर अनाउंस कर दिया गया। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग। और ये जो नया राज्य बना उसमें क्या किया गया, मॉडर्न आइडियाज़ को एडॉप्ट किया गया, जैसे कि मॉडर्न करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया, बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, लीगल और जुडिशरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अभी तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन हम आप जर्मनी में हमने देखा कि प्रूसिया के जो किंग थे कैसर विलियम फर्स्ट ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि जो भी जर्मन पीपुल है हमें क्या करेंगे, हम उनको यूनाइट करेंगे। जो जर्मनी थी उस पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क का रूल था। ओटोमान बिस्मार्क जो कि मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ वार अनाउंस कर दिया। लगातार 7 सालों तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म हुई तो फिर क्या किया गया कि जो कैसर विलियम फर्स्ट थे उन्हें जर्मनी का एम्परर बना दिया गया। और इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किया, जैसे कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया, जुडिशरी को मॉडर्नाइज किया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इटली यूनिफिकेशन की। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो इटली यूनिफिकेशन को जानने से पहले हम देख ले कि इटली जो थी वो स्केटर्ड थी। स्केटर्ड मीन्स कई अलग अलग भागों में बटी हुई थी। इटली वाज स्केटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग 7 स्टेट्स। कह रहे कि जो इटली थी वो डिफरेंट 7 स्टेट में डिवाइड थी। कह रहे कि जो नॉर्दर्न पार्ट था, इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रियन किंग हैम्सबर्ग अंपायर के ऑस्ट्रियल किंग के रूल में था। सेंट्रल पार्ट जो था उस पर पोप रूल किया करते थे। ठीक है, जो साउथर्न पार्ट था वो किंगडम ऑफ 2 सिटीज। ठीक है, वहाँ स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। केवल एक रीजन था सार्दिनिया पाइमोंट, जहाँ पे इटालियन प्रिंसली स्टेट था, मतलब जहाँ इटालियन किंग का रूल था। और वहाँ रूल कौन कर रहे थे, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। वहाँ किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड का रूल
था। ठीक है, तो ऐसे हमने बताया आपको कि किस प्रकार इटली डिवाइड थी। आप देख सकते हैं नॉर्थन जो पार्ट था वो हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंट्रल एम्पायर जो था वो पोप के अंडर में था, और जो साउथर्न पार्ट था टू सिलीज का किंगडम जो था वो बर्बन किंग्स जो थे स्पेन के उनके कंट्रोल में था। केवल एक पार्ट सार्दिनिया पाइमोंट जो था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। तो इटालियन किंग जो थे उन्होंने क्या किया, जो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम पूरी इटली को यूनिफाई करेंगे। तो हम इसमें समझेंगे कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ तो उसमें मेन कौन कौन से पर्सनालिटी थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसे हम समझेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ 7 ओनली 1 गवर्न बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट, 7 में केवल एक ही ऐसा था जिसे कौन था, जहाँ पे इटली के प्रिंसली स्टेट का रोल था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी कौन कौन थे। तो सबसे पहले पर्सनालिटी थे गिसेपी मैजिनी। गिसेपी मैजिनी कौन थे आपको याद होगा। ठीक है, गिसेपी मैजिनी हेड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। गिसेपी मैजिनी जो था वो रिपब्लिकन पार्टी का हेड था, आपको याद भी होगा। यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी को इन्होंने फॉर्म किया था और इनका मानना क्या था, यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन। ये चाहते थे कि अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे तभी क्या हो सकते हैं, हम यूनिफाई हो सकते थे। दूसरी जो पर्सनालिटी थे उनके नाम था गिसेपी गैरिबल्दी। गैरिबल्दी कौन थे, नोन एज हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। इन्हें हीरो ऑफ रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। वन द सपोर्ट ऑफ इटालियन पीसेंट। इन्हें इटालियन पीसेंट, इटली के जो किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिसेपी गैरिबल्दी को सपोर्ट कर दिया और इन्होंने किसानों के साथ मिलके जो साउथर्न रीजन में स्पेनिश रूलर थे उन्हें इन्होंने हरा दिया। ठीक है, अगले जो पर्सनालिटी है उनका नाम था केवर। क्या नाम था, केवर। केवर के बारे में कहा जाता है नेदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ना तो ये कोई रिवोल्यूशनरी थे ना ही ये कोई डेमोक्रेट थे। नोन एज द रियल मेकर ऑफ जर्मन इटली, सॉरी, इन्हें रियल मेकर ऑफ इटली भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हु इज नोन एज रियल मेकर ऑफ इटली, या ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है हु इज नोन एज हीरो ऑफ रेड शर्ट। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। तो कह रहे कि केवर्स को बोला जाता था रियल मेकर ऑफ इटली। वन वार अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। हमने अभी आपको बताया था ना कि कुछ जो पार्ट था उसे फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल करके रखा था। तो केवर ने क्या किया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसे उन्होंने जीता थ्रू हिज डिप्लोमेटिक वे, अपने डिप्लोमेटिक तरीके से जीता। फिर क्या हुआ, फिर जो चीफ मिनिस्टर केवर थे उन्होंने क्या कर दिया, डिप्लोमेटिक वे अपनाया। उसने फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट किए। ठीक है, और गैरिबल्दी को हमने देखा कि गैरिबल्दी कौन थे, लिटरेसी वाज वेरी हाई अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया। कह रहे कि वहाँ इलिटरेसी जो थी बहुत ज़्यादा थी और इसका एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलता है। इटालिया को वहाँ के लोग ला टालिया कहते थे। ला टालिया, और ला टालिया मतलब वाइफ ऑफ किंग इमैनुअल वाइफ। वो ये समझते कि ला टालिया जो है वो क्या थी, वो वाइफ ही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इटली यूनिफाई हुआ। ठीक है, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टेज केस ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन की, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। उसके बाद हम जानेंगे द विजुअलाइजिंग नेशन, और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, आई होप आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक्स।